चमकते हुए विज्ञापनों और आलीशान ब्रोशरों में कभी कर्ज का जिक्र नहीं होता, कभी भी नहीं। लगभग 2 दशकों तक दुबई ने दुनिया को एक ऐसा सपना बेचा जो इतना मुकम्मल, इतना बेदाग और इतना लुभावना था कि किसी ने वो बुनियादी सवाल पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। जो सबसे जरूरी था, आखिर इस सब का बिल कौन चुका रहा है? रेगिस्तान के बीचों बीच बनी गगनचुंबी इमारतें, इंसानों द्वारा बनाए गए कृत्रिम द्वीप, पानी के नीचे बने आलीशान होटल और मॉल के भीतर कृत्रिम बर्फ की ढलानें, इस सब की एक भारी कीमत थी जिसे चमचमाती इमारतों के पीछे बड़ी चालाकी से छुपाया गया था। कुछ समय तक तो यह तमाशा बखूबी चला। दुनिया ने दुबई को देखा और उसे जन्नत मान लिया। लेकिन सच तो यह है कि हर जन्नत का अपना एक बही खाता यानी बैलेंस शीट होती है, जिसे कोई छुपा नहीं सकता। और इस चमकते शहर के गुप्त बही खाते के आंकड़े वो कड़वी हकीकत बयां करते हैं जिसे कोई भी पीआर एजेंसी कभी सामने नहीं आने देना चाहती थी। इस खोजी जांच के दौरान मुझे जो मिला वो केवल उतार चढ़ाव की कोई आम कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और परेशान करने वाला सच है। ये एक ऐसे शहर की दास्तान है जिसने खुद को कामयाबी के एक ऐसे सुनहरे पिंजरे में कैद कर लिया जिसकी नींव ही लगातार तेज रफ्तार तरक्की पर टिकी थी। जैसे ही वो रफ्तार थमी, रुकी नहीं, सिर्फ थोड़ी धीमी हुई, तो इस मायाजाल का पूरा ढांचा थरथराने लगा। कर्ज का ये संकट किसी अचानक आए तूफान की तरह नहीं आया, बल्कि ये शीशे में आने वाली उस बारीक दरार की तरह रेंगता हुआ आया जो शुरू में दिखती नहीं लेकिन धीरे धीरे पूरे शीशे को चकनाचूर कर देती है। आज आप और मैं मिलकर इस पूरी सच्चाई की तह तक जाएंगे। हम इसे किसी जटिल आर्थिक सिद्धांत या आंकड़ों के उबाऊ चार्ट से नहीं समझेंगे। हम इसे उस मानवीय और जमीनी हकीकत के जरिए देखेंगे जो तब सामने आती है जब कर्ज चुकाने का वक्त आ जाता है। जरा उन आसमान छूती इमारतों को देखिए जो खड़ी तो हैं लेकिन अब बेजान हैं। उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखिए जिनका ऐलान भारी तामझाम के साथ किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें चुपचाप दफन कर दिया गया। अमीर निवेशक तो अपना पैसा लेकर भाग निकले, पर गरीब मजदूर यहीं फंसकर रह गए। सरकार ने खर्च के आंकड़ों को इस तरह पेश किया कि देखने वाले गुमराह हो जाएं। इस जांच के खत्म होने तक आप इस शहर के स्काईलाइन को फिर कभी उस नजर से नहीं देख पाएंगे। गगनचुंबी इमारतें आज भी वैसी ही शानदार दिखती हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ बहुत गहरा टूट चुका है। उस टूट को समझना ही इस शहर के सच का सामना करने का एकमात्र जरिया है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कहानी की शुरुआत में। ये दुबई की भौगोलिक शुरुआत नहीं, बल्कि उसके उस सुनहरे और खतरनाक ख्वाब की शुरुआत है। साल 1995 से लेकर साल 2008 के बीच इस शहर ने जो बदलाव किया वो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक जुआ था। यहां के शासक परिवार ने एक ऐसी कड़वी सच्चाई को बहुत पहले भांप लिया था जिसे दूसरी सरकारें समझ नहीं पा रही थीं। वे जानते थे कि तेल का खजाना हमेशा नहीं रहेगा और इस पैसे से कुछ ऐसा खड़ा करने का वक्त तेजी से निकल रहा है जो तेल के बिना भी जिंदा रह सके। उन्होंने इसके लिए कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं चुना, बल्कि उन्होंने चुना एक ऐसा महातमाशा जो पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दे। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा मायाजाल बुना कि दुनिया भर का पैसा, हुनर और सैलानी खिंचे चले आने पर मजबूर हो जाए। यहां का पाम जुमेरा सिर्फ कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया को भेजा गया एक सीधा संदेश था। उसने चिल्लाकर कहा कि हम वो लोग हैं जो अंतरिक्ष से दिखने वाले टापू महज 3 साल में बना सकते हैं। बुर्ज अल अरब सिर्फ एक आलीशान होटल नहीं था, बल्कि वो इस बात का सबूत था कि अगर हम समुद्र के बीचों बीच दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बना सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। साल 2008 में जब दुबई मॉल खुला तो वो सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं था। 50 लाख वर्ग फुट से ज्यादा में फैला ये मॉल एक पर्यटन स्थल की तरह पेश किया गया था। इन सभी प्रोजेक्ट्स ने अपना काम बखूबी किया, और जैसा कि यहां के हुक्मरानों को उम्मीद थी, दुनिया भर के मीडिया ने बिना सोचे समझे इस चकाचौंध को अपनी सुर्खियों में जगह दी और इस भ्रम को और बढ़ावा दिया। ये तमाशा देखकर दुनिया भर का पैसा तेजी से यहां खिंचा चला आया। सरकारी और निजी दोनों तरह के बिल्डरों को समझ आ गया था कि उनका जाल काम कर रहा है। उनका फॉर्मूला बिल्कुल साफ था, कुछ ऐसा बनाओ जो पहले कभी ना देखा गया हो,
उसे सबसे बड़े दावों के साथ पेश करो, उसकी आसमान छूती कीमत तय करो और फिर उसे दुनिया भर के उन अमीर खरीदारों को बेच दो जिन्हें यह यकीन दिलाया जा चुका था कि इस शहर पर अर्थशास्त्र के बुनियादी नियम लागू नहीं होते। साल 2002 से 2008 के बीच यहां का प्रॉपर्टी बाजार सिर्फ बढ़ा नहीं, बल्कि वो बिना घर बने ही उसे खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने का एक सट्टा बाजार बन गया। लोग सिर्फ कागजों और छोटे मॉडलों पर बनी अधूरी इमारतों को आंख बंद करके खरीदने लगे और इस तरह बिना किसी ठोस बुनियाद के करोड़ों का खेल खेला जाने लगा। नखील जैसी सरकारी कंपनी और बुर्ज खलीफा बनाने वाली एमआर जैसी बड़ी कंपनियां उन इमारतों के फ्लैट बेच रही थीं जिनकी नींव तक नहीं रखी गई थी। सीमेंट और कंक्रीट मिक्स होने से पहले ही पैसा तिजोरियों में पहुंच रहा था। यहीं पर मुझे पहली बड़ी गड़बड़ी दिखाई दी। ये गड़बड़ी बाजार में नहीं, बल्कि इसके बुनियादी तर्क में थी। जब किसी शहर का रियल एस्टेट सेक्टर इंसानों के रहने और काम करने की जगह बनने के बजाय सिर्फ सट्टेबाजी और पैसों के लेन देन का जरिया बन जाए, तो समझ लीजिए कि आपने कोई जीवंत शहर नहीं बसाया है, बल्कि एक बेजान मशीन बनाई है। और मशीनों के पास प्राकृतिक रूप से खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं होती। वे केवल तब तक चलती हैं जब तक उन्हें चलाने वाले बाहरी हालात बने रहते हैं, और जिस दिन वो हालात बदले, ये मशीन कबाड़ बन जाती है। इस बेजान मशीन को चलाने वाले चार बड़े कारक थे: सस्ता विदेशी कर्ज, तेल की बढ़ती कीमतें, अंधाधुंध पैसा लगाने वाले निवेशक और ये झूठा भरोसा कि ये तमाशा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सितंबर 2008 में ये चारों स्तंभ एक साथ ढह गए। नवंबर 2008 तक यहां के प्रॉपर्टी बाजार की कीमत 30% तक गिर गई और 2009 आते आते ये गिरावट 60% तक पहुंच गई। पूरी दुनिया के नक्शे जैसे दिखने वाले टापू बनाने वाली सरकारी कंपनी नखील ने अचानक ये कबूल कर लिया कि उसके ऊपर लगभग 26 अरब डॉलर का ऐसा कर्ज है जिसे चुकाने की उसकी कोई औकात नहीं बची है। अरबपतियों को बेचे गए वे आलीशान टापू अब पानी में डूबते हुए कर्ज के सिवाय कुछ नहीं थे, और इस कड़वे सच ने पूरे वित्तीय जगत में खलबली मचा दी थी। आसान शब्दों में कहें तो इस शहर के गौरव का प्रतीक बनाने वाली सरकारी कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो चुकी थी। साल 2009 के आखिर में सरकार ने जो आंकड़ा लीक किया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। विभिन्न सरकारी कंपनियों पर कुल कर्ज 80 से लेकर 100 अरब डॉलर के बीच था। उस वक्त केवल 20 लाख की आबादी वाले शहर के लिए यह कर्ज इतना बड़ा था कि सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। इसका मतलब था कि महत्वाकांक्षा की बुनियाद पर खड़ा यह तथाकथित स्वर्ग पूरी तरह कर्ज के दलदल में धंस चुका था। वित्तीय गलियारों में चुपके से एक नया शब्द गूंजने लगा: बेल आउट। जब खुद के दम पर कर्ज चुकाना नामुमकिन हो गया, तो पास के बेहद अमीर और तेल के कुओं के मालिक अबू धाबी ने अपनी तिजोरी खोली और इस डूबते जहाज को सहारा देने के लिए आगे आया। उस बेलआउट के पीछे क्या सौदेबाजी हुई, इसके गुप्त दस्तावेज कभी सामने नहीं आए। ऐसी परिस्थितियों में सच को हमेशा दबा दिया जाता है। बस इतना पता चला कि अबू धाबी ने 10 अरब डॉलर की आपातकालीन मदद दी और लेनदारों को पूरा पैसा देने के बजाय उनके कर्ज का पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। इसी समझौते के तहत जनवरी 2010 में जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खुली, तो उसका नाम बदलकर अबू धाबी के शासक के सम्मान में बुर्ज खलीफा रख दिया गया। ये समझौता साफ इशारा कर रहा था कि मालिकाना हक अब किसके पास है। लेकिन इस बेलआउट ने केवल ऊपर ऊपर से घाव पर पट्टी बांधी। इसने उस खोखले ढांचे को नहीं सुधारा जिसने इस भयानक संकट को जन्म लिया था। आज भी वो बुनियादी सवाल जस का तस खड़ा है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ विदेशी पूंजी को खींचने के लिए बनी कोई कृत्रिम मशीन तब भी चल सकती है जब उसकी कमियां पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हों? आने वाले सालों में इस शहर ने वही पुराना नुस्खा दोबारा आजमाने की कोशिश की। फिर से एक नया और बड़ा तमाशा खड़ा करो। मॉल का और विस्तार किया गया, नए बड़े प्रोजेक्ट्स घोषित किए गए। संयोग से अरब देशों में फैली राजनीतिक उथल-पुथल यानी अरब स्प्रिंग की वजह से वहां का पैसा सुरक्षा की तलाश में यहां आने लगा, जिससे खाली पड़े फ्लैट धीरे धीरे भरने लगे। बाहर से देखने पर ऐसा लगा कि घाव भर चुके हैं और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया है। लेकिन मेरे खोजी कैमरों और दस्तावेजों से यह सच नहीं छिप सकता कि साल 2009 में इस शहर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला वो भारी भरकम कर्ज असल में गायब नहीं हुआ था। उस कर्ज को कागजों पर हेर-फेर करके इस तरह छुपा दिया गया ताकि वो किसी एक बैलेंस शीट पर साफ दिखाई ना दे।
कर्ज पैदा करने वाला वो पुराना मॉडल बदला नहीं गया, बल्कि उसे नए रूप में रीपैकेज कर दिया गया। यही वो सच है जिसे तरक्की के झूठे दावों के पीछे छुपाया जा रहा है। जब कोई शहर इस तरह के पुनर्गठित कर्ज के बोझ तले दबा होता है, तो वो कभी भी पहले की तरह आजाद नहीं हो सकता। वो एक अदृश्य बेड़ी में जकड़ा रहता है, जहां उसके आने वाले फैसले अतीत के कर्जों के गुलाम होते हैं। अब जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं बची है। कर्ज चुकाने के लिए लगातार भागने की ये मजबूरी अब एक परमानेंट प्रेशर बन चुकी है। आप और मैं आने वाले दिनों में देखेंगे कि अंतहीन दिखावे की बुनियाद पर खड़े किसी शहर के लिए ये दबाव किस तरह एक नए और विनाशकारी संकट को जन्म देने वाला है। आज आप और मैं मिलकर दुबई के उस सच से पर्दा उठाएंगे जो चमचमाती तस्वीरों के पीछे छुपा दिया गया है। किसी भी शहर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी बाहरी चमक दमक को बनाए रखना, जबकि भीतर ही भीतर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही हो। आज अगर हम दुबई के उन कोनों में जाएं जो टूरिस्ट मैप और सोशल मीडिया पर नहीं दिखाए जाते, तो हमें दिखावे और असलियत के बीच की एक गहरी खाई साफ नजर आने लगती है। इस खौफनाक सच्चाई को सिर्फ कर्ज और पैसों के हेरफेर से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए हमें उस जमीनी हकीकत को टटोलना होगा जिसे भारी भरकम कर्ज के दम पर खड़ा किया गया था। इस बर्बादी की सबसे बड़ी मिसाल है द वर्ल्ड आइलैंड्स प्रोजेक्ट। साल 2003 में नखील कंपनी ने इसे शुरू किया था और तब इसके प्लॉट करोड़ों रुपयों की शुरुआती कीमत पर रईसों को बेचे गए थे। इस अनोखे प्रोजेक्ट को प्राइवेट आइलैंड की मालिकाना हक की आखिरी सीमा के रूप में पेश किया गया था, जहां सिर्फ निजी नाव या हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता था। वादे के मुताबिक साल 2008 तक इस पूरे समंदर को बसाया जाना था। लेकिन आज हकीकत यह है कि इन 300 द्वीपों में से केवल एक द्वीप, जिसे हार्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है, वहां कुछ निर्माण कार्य दिखाई देता है। बाकी के सारे द्वीप फारस की खाड़ी में लावारिस पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि द्वीपों के बीच के पानी में मिट्टी जमती जा रही है, जिससे उनके अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। जिन खरीदारों ने 2005 के आसपास करोड़ों रुपए यहां लगाए थे, वे पिछले 15 सालों से कानूनी और कागजी पचड़ों में फंसे हुए हैं। आसमान से देखने पर यह प्रोजेक्ट इस बात का प्रतीक बन चुका है कि दुबई के उस खूबसूरत सपने का क्या हश्र हुआ। आम लोग इस बर्बादी को नहीं देख पाते, क्योंकि ये पानी के बीच छुपा हुआ है। लेकिन जो लोग इस शहर में वक्त बिताते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बेहद शांत मगर अंदर से झकझोर देने वाला है। और वो है खालीपन। जुमेरा लेक्स टावर्स यानी JLT करीब 80 गगनचुंबी इमारतों का एक ऐसा समूह है जिसे 2005 के आसपास कृत्रिम झीलों के किनारे खड़ा किया गया था। इसे एक ऐसी जगह के रूप में डिजाइन किया गया था जहां लोग रह भी सकें और कारोबार भी कर सकें। लेकिन किसी आम दिन दोपहर के समय JLT की गलियों से गुजरिए तो आपको वो नज़ारा नहीं मिलेगा जो नक्शे पर दिखाया गया था। जमीनी स्तर पर बनी दुकानें, जिन्हें इस इलाके की जान बनना था, आज सूनी पड़ी हैं। यहां के प्रॉपर्टी डीलरों की माने तो 40 से 60% दुकानें पूरी तरह खाली पड़ी हैं और वहां कोई खरीदार नहीं है। ये सच है कि इन ऊंचे टावरों में रहने वाले लोग तो हैं, लेकिन सड़कों पर वो चहल पहल और रौनक कभी लौटकर नहीं आई जिसकी उम्मीद आर्किटेक्ट्स ने की थी। ये इलाका एक जिंदा दिल पड़ोस बनने के बजाय केवल रात को सोने की जगह बनकर रह गया है। शहर के पूर्वी छोर पर और शानदार तस्वीरों से दूर बसा है इंटरनेशनल सिटी। इसे उन कामकाजी लोगों को बसाने के लिए बनाया गया था जो महंगे इलाकों का किराया नहीं दे सकते थे। अलग अलग देशों के नाम पर बने इस बेजान इलाके में कोई खास सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ लोग तो रहते हैं, लेकिन दुकानों का हाल JLT से भी बदतर है। यहाँ का बुनियादी ढांचा और सड़कें कभी उस दर्जे की बनाई ही नहीं गईं कि इस इलाके को मुख्य शहर से पूरी तरह जोड़ा जा सके, जिससे ये आज भी बाकी दुनिया से कटा हुआ महसूस होता है। ये इलाका नक्शे पर तो साफ दिखाई देता है, लेकिन दुबई की उस चमकदार कहानी में कहीं खो जाता है जो दुनिया को सुनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं या खंडहर बन गए हैं। हकीकत बहुत बारीक और गहरी है। ये इमारतें खड़ी हैं, इनमें कुछ काम भी होता है, लेकिन इनके वादों और असलियत के बीच का ये अंतर एक गंभीर बुनियादी बीमारी की ओर इशारा करता है। साल 2008 के कर्ज के संकट ने इस बीमारी को सिर्फ बेनकाब किया था, उसे पैदा नहीं किया था। वो संकट तो बस एक ऐसा मोड़ था जब इस कड़वे सच को छिपाना पूरी तरह नामुमकिन हो गया था। जब पैसे का बहाव थमा तो दिखावे की ये कमजोर दीवार ढहने लगी
और वो दरार साफ दिखने लगी, जिसे सालों से चमकीले पेंट के पीछे छिपा कर रखा गया था। इस बड़ी गड़बड़ी की असली वजह बहुत गहरी है और इसका सीधा संबंध उस आबादी से है जिसके भरोसे दुबई ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। आज दुबई की 90% आबादी वहां की मूल निवासी यानी एमिराती नहीं है, बल्कि बाहर से आए विदेशी लोग हैं। ये आंकड़ा पूरी दुनिया के मानकों से बिल्कुल अलग और डराने वाला है, लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर मेरे लिए ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये इस शहर की आर्थिक बुनियाद की कमजोरी को दिखाता है। एक ऐसा शहर जहां 90% लोग केवल कुछ समय के लिए आते हैं, जहां का वीजा सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि कोई भी विदेशी वहां पक्का घर नहीं बसा सकता। वो असल में कोई पारंपरिक शहर है ही नहीं, वो केवल एक व्यापारिक प्लेटफॉर्म है जहां के लोग संकट आते ही तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब साल 2008 और 2009 में रियल एस्टेट बाजार औंधे मुंह गिरा, तो दुबई के टावरों में रहने वाले विदेशी पेशेवरों ने अपना नफा नुकसान तौलना शुरू कर दिया। उनके फैसले में कोई जज्बात नहीं थे। दुबई ने उन्हें कभी नागरिकता देने या बुढ़ापे की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं दिया था। वहां सिर्फ पैसा कमाने का मौका था। जैसे ही वो मौका खत्म हुआ, लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर बेचकर शहर में कहीं और रहना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि सीधे देश ही छोड़ दिया। आंकड़े गवाह हैं कि जो आबादी साल 2007 तक 9% की सालाना रफ्तार से बढ़ रही थी, वो साल 2009 में इतिहास में पहली बार अचानक घट गई। सरकार ने इस भारी गिरावट को छुपाने की लाख कोशिशें की और झूठे आंकड़े पेश किए, लेकिन सच छुप नहीं सका। बिजली के कनेक्शनों और स्कूलों में बच्चों के दाखिले के स्वतंत्र आंकड़ों से पता चलता है कि मात्र 18 महीनों के भीतर यहां की विदेशी आबादी में करीब 10 से 15% की भारी गिरावट आई थी। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, बल्कि ये लाखों लोगों का पलायन था। एक ऐसा शहर जिसकी 90% आबादी विदेशी हो और जहां का कानून किसी को स्थायी रूप से बसने की इजाजत न देता हो, वो इस पलायन को कभी नहीं रोक सकता। ये शहर अपनी आबादी को उस तरह बांधकर नहीं रख सकता जैसे कोई पुराना ऐतिहासिक शहर रखता है। यहां के लोगों की ये अस्थिरता तरक्की के दिनों में तो वरदान साबित होती है, क्योंकि सरकार को उन पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। लेकिन मंदी आते ही यही चीज इस खोखले सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। जो लोग फायदे की तलाश में जितनी जल्दी यहां आते हैं, नुकसान की आहट मिलते ही उतनी ही तेजी से भाग भी जाते हैं। इसी बुनियादी कमजोरी को साल 2009 के कर्ज संकट ने झकझोर कर रख दिया था। यही वजह है कि आज दिखाई देने वाली तरक्की की कहानी अधूरी है, क्योंकि जब साल 2011 से 2014 के बीच यहां दोबारा बूम आया और लोग वापस लौटे, तो वे भी उसी पुराने लालच में आए थे। शहर और उसके निवासियों के बीच का खोखला रिश्ता बिल्कुल नहीं बदला। इस व्यापारिक मंच पर नए लोग तो आ गए, लेकिन उनके दिल में इस जमीन के लिए कोई लगाव नहीं था। अब तक की हमारी इस खोज में हमने देखा कि कैसे 2009 के कर्ज ने शहर की कमर तोड़ दी और कैसे सिर्फ कागजों पर ऋण का फेरबदल करके सच को छुपाया गया, जिसकी पोल आज खाली पड़ी इमारतें खोल रही हैं। यहां की आबादी मुश्किल घड़ी में साथ निभाने के बजाय केवल फायदे के लिए रुकती है। द वर्ल्ड जैसे प्रोजेक्ट आज सिर्फ जमीन पर धूल भाग रहे हैं, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। मैंने अपनी गहन जांच के बाद इन सारे सबूतों, आंकड़ों और छिपे हुए पैटर्नों को मिलाकर एक खोजी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मैंने द दुबई इल्यूजन का नाम दिया है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे कोड को स्कैन करके सीधे इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आप मेरे साथ यहीं बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जिसे दुबई की पीआर एजेंसियां आपसे हर हाल में छिपाना चाहती हैं। साल 2020 से लेकर आज तक यहां कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुबई के पूरे कर्ज के गणित को पूरी तरह बदल दिया है, जो सरकारी फाइलों में कभी दर्ज नहीं हुआ। साल 2020 की महामारी दुबई के लिए पूरी तरह से विनाशकारी साबित होनी चाहिए थी। अगर आर्थिक बुनियादी ढांचे के हिसाब से देखें तो इस शहर का नामो निशान मिट जाना चाहिए था, क्योंकि ये पूरी तरह से पर्यटन, अस्थिर विदेशी आबादी और रियल एस्टेट के भरोसे टिका था। एमिरेट्स एयरलाइन, जो केवल एक विमान सेवा नहीं बल्कि दुबई की रीढ़ की हड्डी है, उसने अकेले 2020 के वित्तीय वर्ष में $5 अरब से ज्यादा का भारी नुकसान उठाया। सालाना करीब 9 करोड़ यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डे अचानक सुनसान हो गए। शेख जायद रोड के किनारे बने आलीशान होटल, बड़े बड़े मॉल्स और दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स की दुकानें पूरी तरह से बंद हो गईं।
इतिहास में कभी भी दुबई को इस तरह से घुटनों पर आते और पूरी तरह बेजान होते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। दुबई ने दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत तेजी से अपनी चाल बदली। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, तब दुबई ने अपने दरवाजे विदेशी सैलानियों के लिए खोल दिए। इसने खुद को एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में पेश किया। इसी दौरान उन्होंने गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसने विदेशी निवेशकों और पेशेवरों को लंबे समय तक रहने की आजादी दी, जो पहले नामुमकिन थी। व्यापार शुरू करने के नियमों को बेहद आसान बना दिया गया। घर से काम करने वाले रिमोट वर्कर्स, रिटायर हो चुके अमीर लोगों और दुनिया भर के रईसों के लिए नए तरह के वीजा बांटे गए। साफ संदेश दिया गया कि हम पूरी तरह खुले हैं, सुरक्षित हैं, और अगर आप अपना पैसा यहां लाते हैं तो हम आपको यहां का पक्का नागरिक बनने का रास्ता देंगे। आज आप और मैं मिलकर उस सच को टटोलेंगे जिसे छुपाया जा रहा है। साल 2022 में लगे प्रतिबंधों के बाद रूसियों ने अपनी भारी संपत्ति को दुबई में इस कदर निवेश किया कि रियल एस्टेट बाजार के आंकड़े हिल गए। मरीना और पाम जुमेराह जैसी जगहों पर संपत्तियों के दाम इस कदर बढ़े, जो साल 2008 की बड़ी मंदी से ठीक पहले के पैटर्न जैसे लगते हैं। एक ब्रोकर ने मुझे बताया कि साल 2022 और 23 में कीमतें पुराने चरम स्तर को पार कर गईं। एक फ्लैग जो साल 2007 में 22 लाख दिरहाम का था, वो साल 2011 में गिरकर 11 लाख का रह गया और साल 2019 में 18 लाख का हुआ। लेकिन साल 2022 के अंत तक वही फ्लैट 30 लाख दिरहाम से ऊपर बिकने लगा। दुबई का प्रचार तंत्र इसी रिकॉर्ड कीमत का ढिंडोरा पीटता है। चारों तरफ शोर है कि यह शहर वापस आ चुका है, पहले से भी भव्य और अजेय बनकर। लेकिन जब एक खोजी पत्रकार की नजर से आप इन चमचमाते आंकड़ों के नीचे छिपे सच को देखते हैं, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। लेन देन के आंकड़ों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि साल 2022 और 23 में हुए अधिकांश महंगे सौदे केवल सुपर प्रीमियम और नकद भुगतानों तक ही सीमित थे। यानी खरीदार दुबई के रियल एस्टेट को रहने या व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपना काला या छुपा हुआ पैसा सुरक्षित रखने की तिजोरी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग खुद दुबई रहने नहीं आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपनी दौलत को यहां ठिकाने लगा रहे हैं। किसी शहर में अपनी जिंदगी बसाने और सिर्फ पैसा ठिकाने लगाने में बहुत बड़ा फर्क होता है, जिसका सीधा असर वहां की जमीनी हकीकत पर पड़ता है। जब करोड़ों की दौलत मरीना के किसी आलीशान पेंट हाउस में पार्क हो जाती है और उसका मालिक साल में सिर्फ 3 हफ्ते के लिए वहां आता है, तो वो कागज पर लेन देन के आंकड़ों को तो जरूर बढ़ा देता है, लेकिन वो शहर के असली विकास में कोई योगदान नहीं देता। ना तो वो स्थानीय बाजारों में खर्च करता है, ना स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराता है, और ना ही रेस्तरां या सड़कों पर कोई चहल पहल बढ़ाता है। वो सिर्फ एक बेजान तिजोरी बनकर रह जाता है। जिस शहर की 90% आबादी पहले से ही अस्थायी प्रवासियों की हो, वहां इस तरह के अस्थिर और उड़ते हुए पैसे का अंबार लगा देना शहर की बुनियाद को और कमजोर बना देता है। यहां का मशहूर गोल्डन वीजा प्रोग्राम, जिसे आबादी को स्थिरता देने वाला क्रांतिकारी कदम बताया गया था, कानूनी रूप से तो सच है, लेकिन जमीन पर इसके नतीजे बेहद खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन कानूनी अधिकार मिलना और लोगों के असल व्यवहार में बदलाव आना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। 10 साल का रिन्यू होने वाला वीजा किसी घुमंतु को वहां बसने वाला नागरिक नहीं बना सकता, जब तक कि उसे गहराई से जड़े जमाने की कोई वजह न मिले। लोग दुबई को केवल टैक्स की बचत, व्यापार में छूट और आलीशान लाइफस्टाइल के लिए चुनते हैं। इन चीजों के लिए शहर से लगाव की जरूरत नहीं होती, बस एक अस्थायी मौजूदगी ही काफी होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति मुनाफा काम होते ही तुरंत खत्म कर सकता है। यही इस शहर के कर्ज की सबसे डरावनी विरासत है, जो वित्तीय नहीं बल्कि संरचनात्मक है। दुबई ने गगनचुंबी इमारतों, लॉजिस्टिक्स हब और तमाशे का एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है जो उड़ती हुई पूंजी और मतलबी अमीर लोगों को आकर्षित करने में माहिर है, लेकिन उन्हें बांध कर रखने में पूरी तरह नाकाम है। दुबई जो चीज कभी नहीं बना सका, वो है सामाजिक और आर्थिक जड़ों की वो गहराई जो किसी भी शहर को बड़े झटकों से बचाती है। साल 2008 और 9 का कर्ज संकट पहला झटका था जिसने इस कमजोरी को उजागर किया। महामारी दूसरा झटका थी, और अब तीसरा झटका उन आंकड़ों के पीछे धीरे धीरे सुलग रहा है जिन्हें सरकारी पीआर एजेंसियां छुपाना चाहती हैं। अनुभवी रियल एस्टेट विश्लेषक दबी जुबान में बताते हैं कि साल 2022 और 23 के उछाल के दौरान सबसे महंगे इलाकों में किराए से मिलने वाला रिटर्न यानी रेंटल यील्ड घटकर सिर्फ 4 या 3.5% सालाना रह गया था।
ये इस बात का सबूत है कि प्रॉपर्टी की कीमतें अपनी वास्तविक कमाई की क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि केवल भविष्य में महंगे दामों पर बेचने के सट्टेबाजी वाले लालच के दम पर बढ़ रही हैं, जो एक बेहद खतरनाक संकेत है। अब आप और मैं इसे समझने की कोशिश करते हैं। साल 2018 और 19 में जब कीमतें कम थीं, तब यही संपत्तियां 7 से 8% का शानदार रिटर्न दे रही थीं। लेकिन आज के आसमान छूते दामों और घटते रिटर्न का सीधा मतलब यह है कि संपत्ति का मूल्यांकन उसकी वास्तविक कमाई से नहीं, बल्कि भविष्य में मिलने वाले केवल मुनाफे की सट्टेबाजी पर टिका है। दुबई जैसी जगह पर जहां की जनसंख्या अस्थायी है और पूंजी कभी भी आ जा सकती है, वहां ये सट्टेबाजी भारी तबाही ला सकती है, जैसा कि 2008 के चार्ट में साफ देखा जा चुका है। आज का कुल कर्ज साल 2009 की तुलना में समझना कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसे बहुत चालाकी से अलग अलग जगहों पर बांट दिया गया है। सरकारी कंपनियों के कर्ज को बड़ी चालाकी से रीस्ट्रक्चर करके दशकों लंबे भुगतान चक्रों में धकेल दिया गया है। नखील जैसी विशालकाय कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग करके उसे आंशिक रूप से प्राइवेट तो कर दिया गया, लेकिन नए मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने वाली सरकारी कंपनियां जैसे मेरास अब भी पूरी तरह कर्ज के पैसे पर ही चल रही हैं। साल 2023 में बड़े शोर शराबे के साथ शुरू हुए पाम जेबेल अली के विस्तार और दुबई क्रीक हार्बर जैसी परियोजनाओं के पीछे बेहिसाब कर्ज का ही हाथ है। इन आगामी प्रोजेक्ट्स का पैमाना इतना बड़ा है कि होश उड़ जाएं। अकेले दुबई क्रीक हार्बर में 2 लाख से अधिक लोगों को बसाने की योजना है, जो शहर अभी वजूद में भी नहीं आया है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये 2 लाख लोग आखिर आएंगे कहां से, और वे यहां किन शर्तों पर टिकेंगे। इस अहम सवाल का जवाब आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना कि साल 2008 की विनाशकारी आर्थिक मंदी से पहले था, और यही सबसे बड़ा डर है। अगर आप इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, तो आपको एक ऐसा शहर दिखाई देगा जो सिर्फ पड़ोसी देशों की मदद और कच्चे तेल के अनुकूल बाजार के दम पर किसी तरह बच पाया है। ये अस्तित्व का बचना तो सच है, लेकिन इस तरह की बैसाखियों के सहारे टिके रहने से असल बुनियादी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि वो केवल कुछ समय के लिए टल जाती है। हर नए मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा, नया वीजा नियम और रिकॉर्ड कीमत का ये खेल केवल समस्या को आगे धकेलता है। इस पूरे मायाजाल का गणित बहुत सीधा और डरावना है। दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जिसे अपने भारी कर्ज को चुकाने और अपनी बड़ी बड़ी घोषणाओं को सही साबित करने के लिए बिना रुके लगातार बढ़ते ही रहना होगा। यदि ये रफ्तार जरा भी धीमी हुई, तो पूरा ताश का महल एक झटके में ढह जाएगा, और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक अस्थायी आबादी और पृथ्वी के सबसे भीषण वातावरण वाले शहर में बिना रुके लगातार विकास का दावा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। गर्मियों में 45 डिग्री का जानलेवा तापमान, पीने के पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत ना होना, खेती का नामो निशान ना होना, और पूरे शहर को वातानुकूलित रखने के लिए दुनिया का सबसे महंगा बिजली खर्च। यह सब कोई सामान्य विकास नहीं, बल्कि एक जुआ है। साल 2005 और आज के दौर में फर्क सिर्फ इतना है कि आज का ये जुआ एक ऐसी मेज पर खेला जा रहा है जिसका अपना एक भयानक इतिहास रहा है। ये वो इतिहास नहीं है जो रंग बिरंगे विज्ञापनों में छापा जाता है। ऊंची इमारतें और क्रेनें आज भी आसमान छू रही हैं, कीमतें भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, ये सब सच है। लेकिन इस चमचमाती हकीकत के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन इस नए सपने को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला अरबों का कर्ज भी उतना ही सच है। साल 2008 की मंदी ने जिस गंभीर कमजोरी को उजागर किया था, यानी आबादी का पलायन, सट्टेबाजी वाला निवेश और बाहरी ताकतों पर निर्भरता, उसे आज तक दूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बीमारी का इलाज करने की बजाय केवल उस पर पट्टी बांधी है। जो शहर अपनी कमजोरियों को ठीक करने की बजाय केवल उनसे बचने का रास्ता ढूंढता है, वो हमेशा एक बड़े बाहरी झटके के मुहाने पर खड़ा रहता है। दुबई के मामले में ये बात उस सच को छिपाने जैसी है जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। जब आप इस चकाचौंध को हटाकर जमीनी हकीकत देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई पूरी तरह से फ्रॉड नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग के झूठे वादे से कहीं अधिक उलझा हुआ और डराने वाला सच है। ये एक ऐसा मंच है जो दुनिया की सबसे अस्थिर पूंजी और अमीर लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था, जिसने अपनी हैसियत से बाहर जाकर बेहिसाब कर्ज लिया ताकि इस बुनियादी ढांचे को खड़ा किया जा सके।
अब ये शहर उस भारी कर्ज और किए गए वादों के बीच की गहरी खाई को पाटने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कांच की इन चमचमाती इमारतों के पीछे छिपा असली शहर यही है, जो कर्ज की कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। लेकिन कोई भी विज्ञापन ये सवाल नहीं पूछेगा कि क्या ये अस्थायी आबादी और भारी कर्ज के बोझ तले दबा शहर अगले 20 साल तक अपने बड़े वादों को पूरा कर पाएगा। हमारी इस पड़ताल का मकसद इसी सच को सामने लाना था। इसका जवाब ये नहीं है कि दुबई तुरंत तबाह हो जाएगा, बल्कि जवाब इससे कहीं अधिक डरावना और कड़वा है। आखिर में आप और मैं जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो ये है कि दुबई किसी भी तरह खुद को बचाए रखने के लिए ही बना है। वो हमेशा बाहरी पूंजी को आकर्षित करके खुद को चलाता रहेगा और नया पाखंड रचता रहेगा। लेकिन एक बात साफ है कि ये कोई जन्नत नहीं है। जन्नत खुद को बनाने के लिए 80 अरब डॉलर का कर्ज नहीं लेती। जन्नत को मंदी के चक्र से बचने के लिए अपने पड़ोसियों से भीख या खैरात की जरूरत नहीं पड़ती। जन्नत की आबादी स्वार्थी नहीं होती जो मुनाफा कम होते ही पलायन कर जाए। और जन्नत में समुद्र के बीच बने वे 500 वीरान द्वीप नहीं होते जो अरबपतियों को बेचने के बाद अब धूल फाक रहे हैं। दुबई जो कुछ भी था और आज है, वो जन्नत के झूठे और रंगीन धोखे से कहीं अधिक जटिल, डरावना और एक कड़वा मानवीय सच है जिसे स्वीकार करना ही होगा। आज आप और मैं मिलकर उस खौफनाक सच की तह तक जाने वाले हैं जिसे चकाचौंध के पीछे दबा दिया गया है। आधुनिक इतिहास में सिर्फ महत्वाकांक्षा और पूंजी के दम पर एक पूरा शहर खड़ा कर देना शायद सबसे दुस्साहसिक कोशिश थी। एक ऐसा काल्पनिक ठिकाना जिसे सिर्फ दिखावे के दम पर वजूद में लाया गया और लगातार खुद को बदलकर जिंदा रखने की नाकाम कोशिश की गई। इस खेल में अरबों रुपयों का यह कर्ज कोई तकनीकी खामी नहीं थी, बल्कि इस मॉडल की असली कीमत थी। ये उस दांव को इतना बड़ा दिखाने की कीमत थी ताकि पूरी दुनिया इस पर भरोसा कर सके। और आज ये पूरा शहर उसी कर्ज की भारी कीमत चुका रहा है। एक एक मंजिल, एक एक टावर और पुनर्गठन के नए समझौतों के साथ, जिसे कैमरे आपको दिखाते हैं और जिन्हें वे चुपचाप छिपा जाते हैं।